नमस्ते सभी को। आज मैं पर्यावरण मित्र की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं हूँ श्रीजा मित्रा, थर्ड ईयर लॉ BA LLB ऑनर्स की स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ निर्मा यूनिवर्सिटी से। आज मैं मॉडरेटर के रूप में इस दिलचस्प चर्चे को आपके लिए प्रस्तुत करने वाली हूँ। हमारे साथ आज है गेस्ट स्पीकर के तौर पर डॉक्टर पर्णा मुखर्जी, एसोसिएट प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ निर्मा यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर मुखर्जी ने LLM और PhD किया है एनवायरनमेंट लॉ और कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज़ में, और अहमदाबाद के अनेक इंस्टीट्यूट्स में कोर्सेज भी पढ़ाए हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर, वेटलैंड्स इन गुजरात, और हम खास करके नल सरोवर पर बात करेंगे। आप लोगों को तो पता ही होगा कि गुजरात में भारत के सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स है और नल सरोवर उनमें से एक विशेष वेटलैंड है, पर्यावरण और कानून दोनों पर्सपेक्टिव से। डॉक्टर मुखर्जी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप हमें बता सकते हैं कि वेटलैंड्स क्या होते हैं और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं हमारे लिए? थैंक यू श्रीजा। आपने एक बहुत कोर फाउंडेशनल टॉपिक से डिस्कशन स्टार्ट किया है। वेटलैंड्स को हम इकोलॉजिकली क्रेडल ऑफ बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। क्रेडल शब्द का अर्थ होता है पालना। जिस तरह से पालना एक बच्चे का लालन पोषण करती है, सुरक्षा करती है, वेटलैंड्स ठीक उसी तरह एक ऐसा इकोसिस्टम है जो हमारे आसपास के पूरे नेचर का बैलेंस करती है, और इसीलिए उसको क्रेडल ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसका आप जोग्राफिकल और टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक कॉम्बिनेशन यूनिक होता है जिसमें लैंड एंड वाटर दोनों होते हैं अवेलेबल, जिसकी वजह से, इस यूनिक कॉम्बिनेशन की वजह से लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो स्पीशीज़ है, जो प्रजातियां हैं, वो यहाँ पे ब्रीड कर सकती हैं, पनप कर सकती हैं। एंड इसकी वजह से क्या होता है, जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है उसको हम बहुत अच्छी तरह से मेंटेन और बैलेंस कर पाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है, और जैविक विविधता भी इससे मेंटेन हो जाती है, क्लाइमेट में भी हेल्प आता है। इसके सिवाय वेटलैंड्स काफ़ी ऐसी चीज़ें हमें, जो हमको इकोलॉजिकल सर्विस बोलते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ जो भी जितने लोकल कम्युनिटीज़ होते हैं, उनका जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, फिशिंग हो, एग्रीकल्चर हो, सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, वो भी अवेलेबल होता है। इको टूरिज़्म काफ़ी उसके आसपास आप देखेंगे तो डेवलप्ड होता है। तो जो लोकल नेटिव कम्युनिटी है, उनको उससे काफ़ी हेल्प मिलता है। तो इस तरह से वेटलैंड्स का काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है, नेचुरल ऑल्सो और इन मैन मेड सोसाइटी दोनों में। तो ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए। आपने बहुत ही दिलचस्प बात कही है। अब मेरा अगला सवाल जो वो ये है कि इस संदर्भ में हम नल सरोवर की बात करते हैं, ये इतना यूनिक क्यों है पर्यावरण और कानूनी दोनों परिप्रेक्ष्य से? हाँ, हमको इसके लिए थोड़ा नल सरोवर का जो हिस्ट्री है उसको देखना पड़ेगा। अराउंड समवेयर 1969 के लगभग नल सरोवर को पहली बार एक प्रोटेक्टेड स्पेस और एरिया की तरह घोषित किया गया था, जिसको एक हम पक्षी अभ्यारण्य बोल सकते हैं या फिर बर्ड सेंचुरी। उन्होंने पहली बार इसको घोषित किया गया। ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल था कि इसको एक रेस्ट्रिक्टेड जोन की तरह घोषित करके फिर इसमें हम बायोडाइवर्सिटी की जो मेंटेनेंस और कंजर्वेशन है उसको अलाउ करें विदाउट इंटरफेरेंस। इसके बाद 2008 में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने एक गाइडलाइंस पास करके इसको इकोलॉजिकली अ सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया था। अगेन इसकी वजह से क्या हुआ, फर्दर रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई हुए, और एनी काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो, माइनिंग हो या फिर एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन हो, एनक्रोचमेंट हो, डिफॉरेस्टेशन हो, इस सब पे उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। तो ये दो स्तरों में इसका संरक्षण हुआ। फाइनली इफ आप देखेंगे कि नल सरोवर को 2012 में एक रामसर साइट की तरह घोषित कर दिया गया।
नाउ रामसार साइट का जो ये पूरी जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, ये 1973 एक कन्वेंशन हुआ था। रामसार ईरान का एक शहर है वहाँ पे, और वहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे पर एक कन्वेंशन हुआ अंतर्राष्ट्रीय कक्षा पे, और वहाँ सब मिलकर डिसाइड ये हुआ कि हम जहाँ भी वेटलैंड्स है, जिस कंट्री रीजन में है, इंडिया ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, इसकी बहुत कानूनी तौर पर, इकोलॉजिकल तौर पर इसका प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। आगे के दिनों में, आगे के दशकों में इसका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होने वाला है, और शायद ह्यूमन डेवलपमेंट से इनको बहुत थ्रेट होने वाली है। तो इसके बाद इसको हमने नल सरोवर को गुजरात में रामसार साइट डिक्लेयर किया गया। हम सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे पास ऑब्लिगेशन है कि एज अ स्टेट, एज अ नेशन, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी हम अंतर्राष्ट्रीय कक्षा में संधि करते हैं, जो भी एग्रीमेंट, ट्रीटी करते हैं, जहाँ भी हम हस्ताक्षर करते हैं, उन सब का हम पूरा का पूरा पालन करें। तो ये हमारे ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी है कि हम नल सरोवर का जो स्टेटस को है, इकोलॉजिकल स्टेटस को है, लीगल स्टेटस को है, उसको हम मेंटेन करें। सो ये नल सरोवर की पूरी जर्नी रही है अब तक की। लेकिन अगर हम हाल फिलहाल के न्यूज़ रिपोर्ट्स देखें तो हमें ये पता चलता है कि नल सरोवर अभी भी काफ़ी विवादों से घिरा हुआ है। आप थोड़ा डिटेल में बता सकती है कि ये प्रॉब्लम्स क्या है और क्यों आ रहे हैं, और गुजरात स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है नल सरोवर को प्रोटेक्टेड रखते हुए? अगेन मैं एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट इस संदर्भ में यहाँ कोट करना चाहूँगी। ये 2016 की कैग रिपोर्ट है, जो ऑडिटर जनरल इंडिया की रिपोर्ट होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट होती है। इस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की थी, और जो सारे नेगेटिव रिपोर्ट्स है, उन्होंने ऐसा पॉइंट आउट किया कि नल सरोवर के आसपास की ज़मीन है वो गैर कानूनी तरीके से अधिग्रहण में जा रहा है फॉर वेरियस ह्यूमन डेवलपमेंट। पोचिंग भी वहाँ पे बहुत बढ़ गया है हाल के दशकों में, और इको टूरिज़्म का एक डेवलपमेंट हुआ है। बट इफ़ आप वहाँ पे जाएंगे, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। इको टूरिज़्म के जो भी सब प्रिंसिपल्स है वो नहीं फॉलो होते हैं, और एक एनी अदर जनरल टूरिस्ट स्पॉट की तरह पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चहल पहल, ह्यूमन इंटरफेरेंस होती है, जिसकी वजह से जो नेचुरल और इकोलॉजिकल जो हैबिटेट है, जो बस्ती है, वो पूरा डिस्टर्ब हो गया है। एंड स्लोली अब नल सरोवर एक शायद बहुत थ्रेटन्ड हैबिटेट या वेटलैंड के कगार पे आके खड़ा हो गया है। दूसरा, आपने प्रश्न पूछा कि स्टेट की क्या जिम्मेदारी है, स्टेट का क्या रोल होना चाहिए। हम सबको ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना होगा, और कल का इफ़ मैं सुप्रीम कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन कोट करूं कि मार्केट प्लेयर नहीं हो सकता है स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल एम्प्लॉयर है। इसी से रिलेट करके मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी श्रीजा, वो है कि एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। स्टेट का बिहेवियर, स्टेट का डिसीजन मेकिंग, स्टेट का गवर्नेंस, स्टेट का फंक्शनिंग, पावर ऑफ एक्सरसाइज होना चाहिए एक कस्टोडियन की तरह, एक ट्रस्टी की तरह। स्टेट का डिसीजन हैपहज़र्ड नहीं हो सकता है, वो इकोलॉजी और पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं हो सकता है। सो नल सरोवर की जो जिम्मेदारी है वो एक मौलिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, इकोलॉजिकल जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है, एंड एट ऑल कॉस्ट द स्टेट ऑफ गुजरात इज़ अंडर ऑब्लिगेशन टू मेंटेन, बिकॉज लॉज हमारे पास सारे हैं। There is no dearth or no lack of laws. There are laws, but there is a will power या फिर negligence कहिए या ignorance कहिए, हम इसको completely आज एक neglected तौर पे इसका यूज़ कर रहे हैं। So basically लॉ के एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम्स आ रही है, वो ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। राइट। मतलब आपके इस रिस्पॉन्स से ये साफ साफ दिखता है कि कानून और हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्लाइमेट चेंज के विषय में वेटलैंड्स की कितनी इम्पोर्टेंस होती है? बिफोर मैं वेटलैंड्स का इम्पोर्टेंस क्लाइमेट चेंज सिनेरियो में बात करूँ, मैं क्लाइमेट चेंज क्राइसिस की बात करना चाहूँगी। इफ़ मैं आपसे पूछती हूँ श्रीजा, आपको क्या लगता है कि क्लाइमेट चेंज मिथ है या रियलिटी है? आपको कैसा?
अभी जो दुनिया में हो रहा है वो देख के तो मुझे लगता है कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। बाढ़ आना, ज़मीन में डेजर्टिफिकेशन होना, आई थिंक क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, अभी वो मिथ नहीं रहा है। ओके, शुरू के दौरों में क्या हुआ, हमने काफ़ी टाइम, टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट एसेंस फॉर एनी एक्शन और एनी इनिशिएटिव, हमने काफ़ी टाइम वेस्ट किया इस डिबेट और इस एक डिलेमा में कि क्लाइमेट चेंज रियलिटी है या मिथ है। ये डिबेट इस वजह से या कन्फ्यूजन इस वजह से हुआ क्योंकि क्लाइमेट की जो फेनोमेना है, वेदर की जो फेनोमेना है, नेचुरली आप देखेंगे तो वो डायनामिक फेनोमेना है, वो स्टैटिक नहीं है। नेचुरली ऑल्सो क्लाइमेट का एक पैटर्न होता है, वेदर चेंज होता है। आप पृथ्वी की भी हिस्ट्री देखेंगे, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ और क्लाइमेटिक हिस्ट्री ऑफ अर्थ, वो हमेशा चेंज होते रहा है। इसी वजह से लोगों को लगता है क्लाइमेट चेंज तो नेचुरल है, ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये हमेशा होते रहा है। पर अभी हाल की जो घटनाएं घटी हमारे उत्तराखंड के हिली राज्यों में, और जो भी जिस तरह का भी डिज़ास्टर और कैटास्ट्रॉफी हुआ, एंड हमारे आसपास अर्बन की जो फ्लडिंग की इश्यूज़ हो रही है, ग्लोबली जहाँ जहाँ भी जो फ्लक्चुएशन दिख रहा है, उसमें कहीं ना कहीं तो बहुत फेर है। तो अब ये कोई मिथ या कोई डिबेट या कन्फ्यूजन नहीं रह गया, ये क्लियर है कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो क्लाइमेट क्राइसिस का जोन है, क्लाइमेट चेंज क्राइसिस चल रहा है एंड डिज़ास्टर बहुत बढ़ रहे हैं। हमको ये भी याद रखना पड़ेगा कि क्लाइमेट एक ऐसा फैक्टर है जिससे हमारा लाइफस्टाइल, हमारा पूरा इकोनॉमी, हमारा डेवलपमेंट, हमारा इंडस्ट्री, हमारा कल्चर, हर कुछ इन्फ्लुएंस होता है, हमारे पूरा आसपास का लाइफ। इसीलिए इफ़ क्लाइमेट में फ्लक्चुएशन है और वो फ्लक्चुएशन का पैटर्न बहुत हेवायर्ड, हैपजर्ड है, इट्स पूरे हमारे लाइफ, हमारे डेवलपमेंट, हर एक क्षेत्र में बहुत नेगेटिव और बहुत असर पड़ने वाला है। नाउ आगे का रास्ता हम कहाँ और कैसे निकालें? यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फोकस हो सकता है वेटलैंड प्रोटेक्शन पे। वेटलैंड्स जो है अपने आप में, मैंने जैसे पहले भी कहा कि वो बहुत लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज़ को सपोर्ट करती है। तो जो इकोसिस्टम एंड स्पीशीज़ डाइवर्सिटी का बैलेंस है वो बहुत नेचुरली हम वेटलैंड से अचीव कर सकते हैं, इसीलिए उसका प्रोटेक्शन ज़रूरी है। सेकंड, एक जो पानी का हम रेन वाटर एंड ये रिचार्ज और ग्राउंड वाटर फॉलिंग, यस, ये सब की बातें कर रहे हैं। सारे वेटलैंड्स एक नेचुरल सिंक की तरह बिहेव करते हैं जो फ्रेश वाटर को कंजर्व करते हैं, और वहाँ पे फिल्ट्रेशन वगैरह भी अपने आप होता है, साथ साथ एक पूरा हैबिटाट हो जाता है उसी में। तो ये एक दूसरी बेनिफिट इसकी मिल जाती है। थर्ड, ऐसा हो सकता है कि सारे वेटलैंड्स कार्बन सिंक की तरह भी बिहेव करते हैं। वो हमारा जो कार्बन एमिशन हो, क्लाइमेटिक कंट्रोल हो, माइक्रो लेवल आसपास में काफ़ी रेगुलेट कर सकता है। तो इसीलिए आप क्लाइमेट चेंज की बात करो, मिटिगेशन की बात करें, तो वेटलैंड्स एक बहुत ही अहम फोकस पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे हमने। पर आज ये पूरी कहानी उल्टी है। आज वेटलैंड्स खुद ही थ्रेटन्ड हो रहे हैं इसकी वजह से, एंड इसकी वजह सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट है। एंड जहाँ तक नल सरोवर का सवाल है, जिस तरह से अनरेगुलेटेड इलीगल एनक्रोचमेंट एंड रियलिटी डेवलपमेंट उसके आसपास हो रहा है, भूमि अधिग्रहण, कंस्ट्रक्शन, एवरीथिंग, आई थिंक ये मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहूँगी कि दूर नहीं है जब इसका अस्तित्व भी शायद मिट जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर मुखर्जी आपके वैल्यूएबल इंसाइट्स के लिए। आज की बातचीत ने हमें ये समझाया है कि वेटलैंड्स जैसे नल सरोवर पर्यावरण के लिए खजाने जैसी होती है। हमारी कानूनी जिम्मेदारी है कि हम इनको बचाए रखें, और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वेटलैंड्स बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल इस पूरे चर्चा से ये उठता है कि क्या हम इन्हें आने वाले समय और पीढ़ियों के लिए अच्छी तरीके से सुरक्षित रख रहे हैं या नहीं। हम सबको ये याद रखना चाहिए कि एज सिटीजन्स ऑफ दिस अर्थ हम एक इंटरजेनरेशनल इक्विटी से बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और अभी की पीढ़ियों की ये जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम इस धरती को सही सलामत सुरक्षित रूप में रखें और उनको अच्छे तरीके से ये हैंड ओवर करें कि आने वाली पीढ़ियों को कभी भी कुछ कमी ना पड़े
या उनको कभी दिक्कतें ना हो। इस चर्चा के लिए हम पर्यावरण मित्र और रेडियो एलजे के बहुत ही हार्दिक शुक्रिया जनाना चाहते हैं और नमस्कार सबको। थैंक यू।